Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. I welcome you again in my classroom, in your new channel, RKS Academic Zone. So, my dear students, today I'll teach Standard 11th. मैं आज कक्षा 11 के छात्र को, जितने भी हमारे बिहार बोर्ड के छात्र हैं, उनको पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का एक क्लास दूंगा, उनके सामने रखूंगा। और मैं चाहूंगा कि वो मुझसे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरा प्राइम फोकस होगा सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि मैं बीच बीच में उनके लिए कुछ और क्लासेस जैसे राजनीति शास्त्र हो, इतिहास हो, ये सब चीज लेकर आऊंगा, इकोनॉमिक्स का हो, ये लेकर आऊंगा बारी बारी से। तो आज मैंने उनके लिए राजनीति शास्त्र का जो पहला अध्याय है क्लास 11 के लिए, वो लेकर आया। और आपका पहला अध्याय में ही आपको पढ़ना पड़ेगा संविधान क्यों और कैसे, यानी संविधान क्यों कैसे। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि संविधान क्या है। देखिए, एक अंग्रेजी में अगर इसको आप पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूट करना, बनाना, बनावट। तो किसी चीज की एक बनावट जिसको बोलते हैं, संरचना, ठीक है। तो हम अगर यूं कहें कि संविधान क्या है, संविधान एक ऐसा नियमावली है जिसके अंतर्गत हमारे ताकत निहित है, शक्ति निहित है, हम कैसे शासन व्यवस्था चलाएंगे वो निहित है, हमारी मौलिक अधिकार क्या है देश के नागरिक होने के नाते वो निहित है, उसी के अंदर सारे अधिकार जो है निहित है। सबके लिए समान अधिकार, इक्वलिटी, इस सारी चीजों की जो जिक्र है वो हमारे संविधान में ही मौजूद है। यानी मोटे तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि संविधान एक समग्रता है, एक संपूर्णता है कि किस विधि के अनुरूप, किस शासन व्यवस्था के अनुरूप एक देश चलेगा। ठीक है। प्रजा, जैसे हमारा क्या है, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, आप लोग पहले भी पढ़े थे। तो यहां प्रजा का जो है वो शासन व्यवस्था है। क्या यह संभव है कि एक एक प्रजा, एक एक इंसान, एक एक तरह का हर विषय, जितने भी विषय है, हर विषय के ऊपर एक एक मुद्दे पर एक एक इंसान एक एक तरह का राय देता चले? तो इतना सारा डिफरेंसेस आ जाएगा। इज दैट पॉसिबल? नहीं। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे हर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम जिस क्षेत्र के हैं वहां क्षेत्र से हमारे चुने हुए, हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग भेजते हैं जो हमारा राय लेकर सदन तक पहुंचता है। सदन की व्यवस्था कैसे चलती है, पार्लियामेंट कैसे चलता है, किस क्रम में चलेगा, वहां आपने ये भी देखा है कि वहां हम लोग जिसको बोलते हैं 3 टायर गवर्नमेंट है ना, यानी न्यायपालिका क्या है, विधायिका क्या है। ऐसा हमने देखा है ना कि विधायिका क्या होता है। जो अगर विधायक जो है, हम लोग बोलते हैं ना विधायक, एमएलए, एमएलसी, तो विधायक कार्यपालिका, न्यायपालिका। जो अगर विधि बना, नियम बना, उसको आगे लेकर कौन चलता है? कार्यपालिका, कैसे उस कार्य का पालन हो। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, अगर उस कार्य को हम लोग संपूर्ण रूप से पूरा नहीं करते या गलत काम करते तो हमें दंड देना, उसका विचार कौन करेगा? न्यायपालिका। तो ये सरकार का एक फ्रेम है, ठीक है। तो इस संपूर्ण फ्रेम, संपूर्ण नियम, एक मोटे तौर पे मैं बता दूं, वही हमारे लिए एक संविधान है, जो हमारा संविधान लिखित संविधान है, ठीक है। तो यहां पर, और इस संविधान का निर्माता कौन है? भीमराव अंबेडकर। याद रहेगा, भीमराव अंबेडकर। यह आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को जाने, फिर भी मैंने एक आउटलाइन से आप लोगों को बता दी। अब इसके ऊपर संविधान के लिए अगर हम लोग चलेंगे तो मोटे तौर पे मैं आप लोगों को 1-2 डेफिनेशंस दे देना चाहता हूं। बाकी चीज आप लोगों को मैं वहां नोट्स के रूप में दे दूंगा, आप लोगों को अपना ग्रुप में मिल जाएगा। लेकिन 1-2 डेफिनेशंस आप जरूर लिख लें, फिर हम आपके बुक्स के पास चलेंगे और बुक्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। कुछ हद तक, बहुत लंबी चैप्टर है तो कुछ हद तक हम लोग वहां चलेंगे। आज के लिए उतना हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर्स होगा जिसको आप सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशंस को नोट करें। देखिए, डेफिनेशंस में सबसे पहला डेफिनेशन है ब्राइस। ब्राइस का, ब्राइस ने क्या कहा है? संविधान निश्चित नियमों का वह संग्रह है
संविधान निश्चित नियमों का वह संग्रह है जिसमें सरकार की कार्यविधि निहित रहती है, यानी जिसमें सरकार की कार्यविधि निहित होती है या रहती है, जो भी बोले, और जिनके द्वारा उनका संचालन होता है यानी चलाया जाता है। याद रहेगा, आई रिपीट, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, आप लोग नोट करेंगे। ब्राइस ने क्या कहा है? संविधान निश्चित नियमों का वह संग्रह है जिसमें सरकार की कार्यविधि निहित होती है और जिनके द्वारा उनका संचालन होता है। स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को। दूसरा, लास्की। लास्की के अनुसार क्या है? लास्की बहुत फेमस जिनको कहा जाता है राजनीति शास्त्र। लास्की का क्या कहना है कि नियमों का वो भाग संविधान कहलाता है। नियमों का वो भाग संविधान कहलाता है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि ऐसे नियम कैसे बनाए, ध्यान रखिएगा, ऐसे नियम कैसे बनाए जाए कि किस प्रकार वे बदले, यानी किस प्रकार वे बदले जाए और उन्हें कौन बनाए। यानी 3 फैक्टर्स लास्की ने क्या कहा है कि पहला है ऐसे नियम कैसे बनाए जाए, यानी दूसरा किस प्रकार वे बदले जाए, और तीसरा यानी उन्हें कौन बनाए। याद रहेगा, ये मोटे तौर पे 2 डेफिनेशन मैंने इसलिए आप लोग को लिखा दिया कि आगे जो हम लोग चलेंगे, आगे पढ़ेंगे, वो अलग बात होगी, लेकिन ये आप लोग जरूर इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे क्लासरूम में, जो हम आपको लाइन बाय लाइन कुछ मुद्दे को लेकर आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं। आज जिस विषय को हमने चुना है वह है आपका राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। तो जितने भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं, आज मेरे साथ चलिए क्लासरूम में हम लोग बैठते हैं आमने सामने बुक्स लेकर, और बुक्स की एक एक चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला अध्याय जो है आप लोगों का राजनीति शास्त्र में, वह है संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे, सबसे पहले कंसेप्ट लेना है कि संविधान क्या है और क्यों, मतलब क्या उसकी आवश्यकता हमारे लिए क्यों पड़ी, और वो कैसे आया, हमारे पास एग्जिस्ट क्यों किया वो। इन डिटेलिंग को थोड़ा सा हम लोग आगे लेते हैं, पहले देखते हैं, पहले लाइन बाय लाइन चलते हैं और पढ़ते हैं। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? संविधान क्या है, इसके कार्य क्या है, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं, यानी ये कोई भारी बात नहीं है। संविधान क्या है, इसका कार्य क्या है, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, और हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या लाभ है। आगे चलते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है एक दूसरे के साथ। हम लोग को जो है संविधान क्या करता है? तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, यकीनन। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं, और यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं। जाहिर सी बात है, अगर समूह में तरह तरह के लोग रहते हैं और वो अलग अलग होंगे ही, एक दूसरे से भिन्न तो होंगे ही। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं, अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं, धर्म को मानने वाले हैं। उनमें कुछ हिंदू है, कुछ मुसलमान है, कुछ ईसाई है, और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी भिन्न है। ये जो आधार है वो अलग अलग भी है, और कुछ है जिससे वो भिन्न है। कैसे? वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक है, और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। यानी मोटे तौर से हम लोग कह सकते हैं कि उनकी अलग अलग शौक है, वो अगर मतलब अलग अलग व्यवसाय करते हैं, पेशा से भी अगर देखा जाए वो अलग है। और उनमें जो है, उनमें मतलब कहने का मतलब है, सिनेमा से लेकर अगर किताब तक देखें तो उनकी रुचि या शौक अलग अलग है। उनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब है, जाहिर सी बात है। उसमें एक ग्रुप में कई तरह के लोग रहेंगे, कुछ लोग बूढ़े हैं तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है। जाहिर सी बात है, जहां इतनी सारे भिन्नताएं देखने को मिलेंगी, वहां कुछ तो विवाद आएंगे ही आपस में लोग लड़ पड़ते हैं, या एक दूसरे को धर्म को जो है, एक दूसरे को महान दिखाने की कोशिश करते हैं। तो लड़ाई होगी, थोड़ा छेड़छाड़ भी होंगे वहां पर। तो वहां पर विवाद अगर पनपता है, जैसे मान लिया जाए, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए,
क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता-पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए? इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए? क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए? भिन्न-भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग-अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित है। उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए? अब देखिए, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं। हम लोग कहते हैं ना कि विभिन्नताओं में ही एकता है। जाहिर सी बात है, अगर घर में भी हम लोग 10 लोग हैं, तो हमारे 10 लोगों के बीच में हमारे शौक जो है अलग अलग है, पेशा अलग अलग है, ज्ञान अलग अलग से है, गुण अलग अलग से है। यानी उनके बीच में आपस का जो तालमेल है, कहीं ना कहीं विभिन्नताएं आ ही जाती है। मसलन कोई कहता है कि मुझे पार्क में जाना अच्छा लगता है। हो सकता है कोई कहे कि मुझे सिनेमा घर में जाना अच्छा लगता है। कोई कहे कि मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं, कोई कहेगा मुझे वो कपड़े अच्छे लगते हैं। यानी विभिन्नताएं तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे एक जगह रहेंगे। लेकिन जरूरत क्या है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि परिवार में जरूरत क्या है? अगर अलग अलग से लोग हैं, लेकिन एक परिवार के जो मुखिया है, वो क्या चाहेंगे कि परिवार में शांति रहे हमेशा। उसी तरीके से जहां भी इस तरह के समूह देखने को मिलेंगे, लोग यही चाहेंगे कि इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, किस तरीके से हम शांतिपूर्वक रह सके। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाए। हम लोग एक साथ रह सकते हैं, शांतिपूर्वक रह सकते हैं, यदि हम किसी बुनियादी नियम को पालन करके चलते हैं। यानी वो नियम जो है, हम सब के लिए है, ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए वो नियम है। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसी बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा। जाहिर सी बात है, अगर ये बुनियादी नियम हमारे बीच नहीं रहे और हम इस नियम का पालन नहीं करें, तो हमारे बीच में, जिसको कहते हैं कि विभेद पैदा होगा और सहयोग के साथ साथ संघर्ष आ जाएंगे। उसे ये मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। कोई भी समूह हो, सार्वजनिक रूप से मतलब क्या है? एकदम समान रूप से सबके लिए मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। मान्यता प्राप्त सर्वमान्य नियम, जिसको सभी कोई माने, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। उस नियम को सभी कोई जाने, पहचाने और माने, जिस वजह से आपस में एक एकता, समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो नियम हम लोग जानते हैं, मन ही मन जानते, वो लागू होने चाहिए। यदि नागरिकों का ये विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार ही नहीं होगा। एक जाहिर सी बात है, अगर मुझे पता होगा कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है वो इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो मैं भी उस नियम के ऊपर उतना ज्यादा मतलब जोर से उस नियम को पालन करना नहीं चाहूंगा। मुझे भी लगेगा अच्छा नहीं करते तो चलता है। इसलिए सामने वाले के लिए भी वो नियम उतनी ही जरूरी है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इसमें सभी को विश्वास हो जाता है। अब एक नियम घरेलू नियम होता है जो घर में चल रहे, तो घर के नियम कभी टूट भी जाते हैं। मगर वैसे नियम, जिस नियम को न्यायालय से लागू किया जाए, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे। जैसे आगे आगे हम लोग देखेंगे, हमारे समाज में एक सामाजिक नियंत्रण होता है, सोशल कंट्रोल होता है। तो उस कंट्रोल में क्या है, नियंत्रण में क्या है? कुछ नियंत्रण ऐसा होता है जो आंतरिक होता है, यानी अंदर परिवार से होते हैं, कि हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। हम परिवार के खिलाफ नहीं जा सकते, अपना धर्म के खिलाफ, अपने मजहब के खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे नियंत्रण होते हैं जो बाह्य होते हैं, यानी वो राज्य के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कानून के द्वारा लगाए होते हैं।
जिसको हम तोड़ ही नहीं सकते, अगर तोड़ेंगे तो हम दंडित होंगे, यानी हमें फिर दंड भोगना पड़ेगा। ठीक वही चीज है कि ऐसे नियम को यदि न्यायालय से लागू किया जाए तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये जो नियम है ये सर्वमान्य और सभी के लिए है, और हमारा उस पर विश्वास भी होगा और लोग भी इन नियमों को पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। आ गया समझ में? जैसा कि भी मैंने कहा, तो संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। आई बात समझ में? संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। ठीक है, तो आप लोगों से मैंने क्या कहा? संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। समन्वय मतलब एकजुटता जिसको बोले, और विश्वास बना रहे जिससे हम लोग द्विखंडित नहीं हो, टूटे नहीं, बिखरे नहीं। ठीक है, इसलिए संविधान की आवश्यकता है। अब यहां जो हमने पढ़ लिया इसके बाद कुछ देखिएगा, सेल्फ कुछ करने का क्वेश्चन आंसर्स है, जिसको मैं चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, और जिसको भी जहां दिक्कत होगा तो मैंने पहले से भी बोल के रखा है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो फिर मैं वहां आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ये पार्ट तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब अगले जिस हिस्से में हम लोग चलते हैं वहां कुछ चीज देखेंगे। जो पॉइंट्स है वो है निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। क्या है? निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। निर्णय लेने का, निर्णय निर्माण यानी निर्णय लेने का, तैयार करने का, उसके जो शक्ति है, निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टता है, कैसे हम निर्णय ले सके। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है, कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत हैं संविधान के अंतर्गत, उसका एक समूह है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे नियमावली जो है, नियमों का जो एक आधारभूत संरचना है संविधान, जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। उसके आधार पर ही हमारे राज्य, हमारे देश चलते हैं, और उसका शासन व्यवस्था भी उसी के आधार पर चलता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो, ये बुनियादी नियम आखिर कैसे हो, क्या हो, और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है? पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। ये जो शासन व्यवस्था जिससे आधार पर चलता है, तो उस नियमों को कौन बनाएगा? आपको कौन नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग कौन नियम बनाना चाहते हैं, ऐसा भी तो देखने को मिलता है ना। फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो, यानी कौन सी नियम व्यवस्था लागू हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ है। हर किसी को ऐसा लगता है कि जो वो खुद कह रहा है वो शायद ज्यादा सही हो। लेकिन यहां पर क्या है कि इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए। अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। ये बात की बात है कि किसके आधार पर हम नियम बनाए, लेकिन सबसे पहला चीज है कि नियमों को बनाएगा कौन। संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है, यानी इसका उत्तर भी कौन देता है? संविधान। वो समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, कानून मतलब कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे देखिए, इसको गौर कीजिए, राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, ब्यूरोक्रेसी जिसमें हम लोग राजतंत्र, राजा का तंत्र, शासन व्यवस्था जहां है वहां कानून का निर्माण कौन करेगा? राजा करेगा। जबकि कुछ संविधान, जैसे अगर पुराने संविधान को हम कुछ देखें, पीछे की चीजों को अध्ययन करें, तो वहां क्या मिलेगा? पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे राजतंत्र में कानून का निर्माण कौन करता है? राजा। जबकि कुछ संविधान, जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। क्या है? लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लोकतांत्रिक मतलब प्रजातांत्रिक जो देश है।
लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि ये मान लिया भी जाए, मतलब ये मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी ये प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है, कैसे लेगी जनता? इसकी भी तो कोई अपनी एक नियम होगी, विधि होगा। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपने राय को व्यक्त करना चाहिए? हर किसी को मतलब प्रत्येक मुद्दे पे बोलने का अधिकार है, प्रत्येक मुद्दे पर वो अपना वोट दे, या लोगों को अपना निर्वाचित जो है प्रतिनिधि, जो है निर्वाचित प्रतिनिधि जितने भी है, उसके द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो, तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे? अगर मान लें कि हमें प्रतिनिधियों के द्वारा काम करना है, जो हमारे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, अगर मैं चाहूं कि उनके माध्यम से अगर मतलब करवाऊं, हमारा देश का काम, हमारे राज्य का काम, जनता का मत, जनता का जो अभिप्राय हमारे, उसको लेकर कौन आगे बढ़ेगा? जो हमारे प्रतिनिधि होगा। तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो, और कुल कितने प्रतिनिधि हो? उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हो, तो फिर उसको कैसे हम लोग देखेंगे? उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है, अधिकतर कानून संसद बनाएगी। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संसद, पार्लियामेंट। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून, ज्यादा से ज्यादा जो कानून है वो कौन बनाएगा? संसद। और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। संसद का जो गठन है वो एक विशेष रूप से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं, इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो वहां हम लोग क्या देखेंगे? अगर मानिए संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, तो अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए जो उसे कानून दे, मतलब कानून को हाथ में लेने का अधिकार दे। यह काम संविधान करता है। यानी ये तय करना कि कौन वो अधिकार देगा उसको कानून को हाथ में लेने का, वो संविधान देगा। संविधान वो सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। यानी एक चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया कि देखिए संविधान क्या है। यानी मूलतः तो संविधान क्या है? वो सारे नियमों की एक सूची, एक व्यवस्था है जहां ये सारा चीज मौजूद है। तो संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। अगर समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, इसका कौन ये देखता है? संविधान। इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। ठीक है, तो आज यही तक हम लोग आगे रखते हैं, फिर आगे और चलेंगे धीरे धीरे। पहले इसके ऊपर आप लोग अध्ययन करेंगे। मोटे तौर पर तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि संविधान क्या है, और कुछ डिटेलिंग करेंगे। ये तो लाइन बाय लाइन मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ा संविधान के लिए, फिर कुछ चीजों को लेकर आएंगे। संविधान जानना जरूरी है, उसी में हमारे मूलभूत अधिकार दर्ज है, हमारे मूलतः अधिकार दर्ज है। हमारा देश प्रजातंत्र, तो प्रजा का तंत्र है, शासन व्यवस्था है, किस तरह का शासन व्यवस्था है, यहाँ पर ये संसद क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल यहीं तक छोड़ते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद आप लोग को एक चीज और मैं बता दूं कि आप लोग क्या करेंगे, बुक्स को, जैसा मैं शुरू के क्लासेस में कहा था कि अगर आप लोगों को अच्छा मार्क्स लाना है तो बुक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि मोटे तौर पे जो संविधान हम किसे कहते हैं, संविधान क्यों, कैसे, आगे और चलना है। अभी एक जिसको हम बोले कि एक स्केच, एक धारणा संविधान के लिए बनाना, वो मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा। आगे हम लोग चलेंगे और कुछ विशेष बातें जो होगी संविधान को लेकर आगे हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस पे ध्यान में रखेंगे आप लोग, और जो क्वेश्चंस आपको मिला है उसको आप करने का कोशिश करेंगे। इसके बावजूद अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो चलते चलते फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि ऑलवेज टेक केयर, हेल्थ इज वेल्थ, ध्यान रखिएगा अपना, और पढ़ाई निश्चित रूप से रेगुलर जारी रखिएगा। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। थैंक यू।